मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों के मेल से बना है। इनमें प्रथम शब्द जो द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व है, प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। सृष्टि का विकास हो रहा है। और दूसरा तत्व जो भौतिकवाद है, भौतिक है, दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, इसमें हम देखते हैं कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके तीन अंग हैं। वो तीन इस प्रकार से हैं। पहला है वाद, जिसको थीसिस कहते हैं, वाद। दूसरा प्रतिवाद, एंटीथीसिस। और तीसरा है संवाद, सिंथेसिस। मार्क्स को द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, इसका आधार हीगल की ये जो द्वंद्ववादी दर्शन है, यही है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स ने गेहूं के पौधे के दृष्टांत से समझाया है। गेहूं का एक दाना लीजिए, एक दाना ले लिया, ये दाना वाद है। भूमि में बो देने के उपरांत इसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ होती है और उसके फलस्वरूप ये गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। ये पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधा का सूख कर नष्ट होना है। ये तीसरी दशा संवाद की है, जिसको सिंथेसिस कहते हैं। तो ये एक उदाहरण के द्वारा जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, इसको मार्क्स ने बताया है, स्पष्ट किया है उदाहरण के द्वारा। अब हम इसको एक आर्थिक जीवन में देखें तो भी हम देख सकते हैं। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्थावाद है, जिसमें ये असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली व सर्वहारा लोगों के दो वर्गों में बंट जाता है, जिससे समाज में संघर्ष होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की वह व्यवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की व्यवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है तथा जिसमें व्यक्तिगत
संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था आती है या होती है। तो ये आर्थिक जीवन को लेकर उन्होंने अच्छे प्रकार से बता दिया। इसमें भी वाद प्रतिवाद और साम्यवाद के रूप में संवाद, पूंजीवाद, व्यक्तिगत संपत्तिवाद, फिर सर्वहारा वर्ग प्रतिवाद, और तीसरा व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक संपत्ति स्वामित्व की अवस्था आती है, और जिसको साम्यवाद कहा जा सकता है, और ये संवाद की स्थिति है। इसमें और आगे मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्व से बहुत भिन्न है। स्वयं मार्क्स के ही शब्दों में, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगल वाली पद्धति से भिन्न है, वरन वह उससे बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया। मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। तो ये हीगल और मार्क्स के इसको समझा जा सकता है। इस उदाहरण के ये उदाहरण इसमें यह है कि मार्क्स ने हीगल से ये द्वंद्वात्मक प्रणाली ग्रहण की है, परंतु मार्क्स ने उसको सिर के बल उल्टा खड़ा पाया, जिसको उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उसको पैरों के बल खड़ा किया। जो उल्टा था उसको सीधा खड़ा कर दिया, ज़मीन पर खड़ा कर दिया। तो ये इतना अंतर है इसमें। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था। उसके द्वंद्ववाद का आधार विचार था तथा समस्त जगत एक निरपेक्ष विचार एब्सोल्यूट आइडिया की अभिव्यक्ति है। वहीं मार्क्स विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहता है कि विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। इस कारण वह हीगल के द्वंद्वात्मक चेतनावाद के स्थान पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करता है। वह हीगल से एक कदम आगे बढ़ जाता है। मार्क्स के अनुसार मनुष्यों का सामाजिक अस्तित्व चेतना या प्रत्यय पर आधारित नहीं, बल्कि उनकी चेतना स्वयं के सामाजिक अस्तित्व पर निर्भर करती है। अर्थात हीगल विचार को प्रधान मानता है तथा पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब, लेकिन मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानता है और कहता है कि पदार्थ ही विचारों का स्रोत है। तो यहाँ पर हम अब मार्क्स के भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं को ले रहे हैं। कुछ विशेषताएं हैं जिनको यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली विशेषता है, प्रकृति की सभी वस्तुएं एक दूसरे से असंबद्ध या अलग नहीं होती, बल्कि सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरी विशेषता, भौतिक पदार्थ गतिमान है, गतिहीन नहीं। प्रकृति में कुछ चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं तथा कुछ चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। तो ये इस प्रकार से पदार्थ है वो गतिमान है। तीसरा, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। चौथा, वस्तुओं में ये परिवर्तन उनमें परस्पर विरोध के कारण पाया जाता है। इन विरोधी तत्वों में संघर्ष के कारण वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगला,
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। इसी आधार पर वह पूंजीवाद व सर्वहारा के संघर्ष के बाद पूंजीवाद के समाप्ति या साम्यवाद की स्थापना का सिद्धांत होता है। तो ये आज हमने ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है मार्क्स का, आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान हुआ। अच्छी प्रकार से मैंने आपके सम्मुख इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है सैद्धांतिक प्रकार से आपके समक्ष रखा है, और भी आपको इसको अच्छी तरह से समझने के लिहाज से अपने स्तर पर भी आप इसकी तैयारी करना, और जहाँ कहीं मेरे से कोई तथ्य छूट गया हो तो उसके लिए भी आप के विचारों का मैं सम्मान करूँगा। आप मेरे तक वो संप्रेषित करेंगे, और ये ज्ञान विज्ञान का जो आधार एक आपस में आदान प्रदान से ही हम किसी खास ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, बड़ा ही लॉजिकली इसको समझना है और ध्यानपूर्वक सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अपन।